हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज से हम द उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें यूपी पीसीएस जे के मेंस की, तो उसमें 6 पेपर्स होते हैं और जो लास्ट पेपर होता है, जो कि लॉ का थर्ड पेपर होता है, वो पीनल एंड लोकल लॉज होता है। लोकल लॉज में द उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट भी पूछा जाता है। तो जो लोग भी यूपी पीसीएस जे को एस्पायर कर रहे हैं, जिनका टारगेट है यूपी पीसीएस जे करना, तो उनके लिए ये एक्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आइए आज से हम इस एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट को लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या कारण था कि इस एक्ट को इनैक्ट करना पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेंड्स, जब भी किसी एरिया को, जब भी किसी रीजन को डेवलप करना होता है, तो उसे एक प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है। और प्लान कौन बनाएगा? कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी ही उस प्लान को बनाती है। कोई अथॉरिटी होनी चाहिए इस प्लान को बनाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और उसको देख रेख के लिए। ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोकल बॉडीज़ थी उत्तर प्रदेश में, वो सारी बॉडीज़ जो है वो फेल कर गई इस काम को करने पे। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग लोकल बॉडीज़ और जो भी और अथॉरिटी थी, वो टाउन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट। देखिए, कोई भी एरिया, कोई भी रीजन है, अगर उसको डेवलप करना है तो इसे एक प्लान के अकॉर्डिंग आप डेवलप करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही एज सच डेवलप करने लगे तो फिर उसका मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कुछ जो बॉडीज़ उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करती थी या फिर जो अथॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, वो उस टाउन प्लानिंग को और डेवलपमेंट को कैरी नहीं कर पा रही थी। उनका फेल्योर था यहाँ पे। तो और क्या हुआ? तो और इम्प्रूवमेंट के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी था और डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से ज़रूरी था, और ये सारी बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ फेल कर रही थी। तो ऐसी कंडीशन में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्ज पे यहाँ पे भी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाने की ज़रूरत समझी गई। और इसलिए इस डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाना और ये सारी डेवलपमेंट करना, ये सब कैसे होता? कुछ लॉ होना चाहिए ना। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम अगर होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टैचूट होना चाहिए उस काम को रेगुलेट करने के लिए। बिना स्टैचूट के कोई भी काम, उसका प्रॉपर इम्प्लीकेशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। जैसे हमारी सरकार काम कर रही है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको रेगुलेट करने के लिए कि कौन सा विभाग, जुडिशरी कैसे काम करेगी, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको एक एरिया को डेवलप करना है, और जो डेवलप करना है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी और प्लान वगैरह लेके आएगी, सारी चीज़ें गवर्न कैसे होंगी, सारी चीज़ों को मॉनिटर कैसे करना चाहिए, तो एक स्टैचूट तो होना चाहिए ना, जो कि इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करे, जो कि ये देखे कि डेवलपमेंट तरीके से, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस एक्ट को, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, इस एक्ट को लाया गया, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई कि डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होगी, डेवलपमेंट एरिया क्या होगा, डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये एक्ट लाया गया और इसके प्रोविजंस को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस एक्ट को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम देखते हैं इस एक्ट के बारे में। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 1, जो कि हमें प्रिलिमिनरी के बारे में बताता है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्टैचूट होता है तो उसमें प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 यही बात करता है। तो सबसे पहले बात है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट में इस एक्ट का क्या टाइटल है आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। ठीक। और इसका एक्सटेंट कहाँ रहेगा? इसका एक्सटेंट होल ऑफ उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश पे इसकी एक्सटेंशन रहेगी, पूरे उत्तर प्रदेश पे अप्लाई होगा। लेकिन क्या क्या एक्सक्लूड करेगा, कहाँ ये नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म एक्सक्लूडिंग। क्या एक्सक्लूड करेगा? कैंटोनमेंट एरिया को एक्सक्लूड करेगा, और ऐसे लैंड जो कि ओन की गई है रिक्विजिन या फिर टेक की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस के पर्पस के लिए, जो कोई भी लैंड ओन की गई है या फिर ली गई है। मतलब सबसे पहले तो इस एक्ट को पूरे उत्तर प्रदेश पे इसका एप्लीकेशन होगा, लेकिन कहाँ नहीं होगा? कैंटोनमेंट एरिया पे नहीं होगा। और वो सारी लैंड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखी है या लीज पे, चाहे जिस भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसकी ओनरशिप है, और किस पर्पज़ के लिए? डिफेंस के पर्पज़ के लिए। तो इस दो जगहों पे जाहिर सी बात है, कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ पे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जहाँ पे डिफेंस का काम हो रहा है वहाँ पे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इन दोनों एरियाज़ को छोड़ के बाकी सभी एरियाज़ पे
उत्तर प्रदेश के सभी एरियाज़ पे ये एक्ट का, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का एप्लीकेशन होगा। इस एक्ट का उद्देश्य ही यही है ना कि किसी भी एरिया को आपको अर्बन करना है, अर्बन एरिया में डेवलप करना है, तो ये सारे एरिया डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात ही नहीं आती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सेक्शन या अगली बात। अगले सेक्शन में फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कोई भी स्टैट्यूट हो उसका सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन दी हुई होती है। डेफिनेशन इस चीज़ की दी हुई होती है कि जो आगे जो भी इस एक्ट में जो भी बातें आएंगी उसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 2 हमें बताता है बहुत सारे डेफिनेशन कि इस एक्ट में आगे एम्यूनिटी आएगा तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे। आप एम्यूनिटी का मतलब वही समझेंगे जो कि सेक्शन 2 में दिया हुआ है। बिल्डिंग आया तो उसका क्या मतलब समझेंगे, जो कि सेक्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी स्टैट्यूट का। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या क्या डेफिनेशन दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले दिया हुआ है हमें एम्यूनिटी। एम्यूनिटी क्या होता है? एम्यूनिटी होता है रोड। एम्यूनिटी इंक्लूड, सबसे पहले 2A में एम्यूनिटी की डेफिनेशन दी हुई है। एम्यूनिटी क्या होता है, एम्यूनिटी में क्या क्या आएगा ये हमें बताता है। एम्यूनिटी में रोड, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, सीवरेज, पब्लिक वर्क्स और सभी ऐसी सुविधाएं जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखी हो। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर रखी हो कि ये इस एक्ट के लिए एम्यूनिटीज़ होंगी। सबसे पहले इस एक्ट ने, इस सेक्शन ने हमें बताया, एम्यूनिटी ने हमें बताया कि एम्यूनिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा। एम्यूनिटी मतलब क्या होता है, अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो सुख सुविधाएं, जो चीज़ आदमी के लिविंग को आसान बनाए वो होती है एम्यूनिटीज़। ठीक है, तो एम्यूनिटीज़ में रोड आएगा, आपको कहीं आना जाना है, वाटर सप्लाई आएगा कि पानी की सप्लाई होगी आपके घर तो ही आप अपनी नित्य दिनचर्या की जो भी काम है आसानी से हो सकते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग आएगा, स्ट्रीट लाइटिंग ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रीट लाइटिंग नहीं होगी तो हर तरफ अंधेरा रहेगा, रात में निकलने में डर लगेगा, तो ये एक तरीके से एम्यूनिटी है आपकी, सुविधाएं हैं आपके लिए। ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है, सीवरेज, पब्लिक वर्क, या फिर ये सारी चीज़ें तो एम्यूनिटीज़ में आ ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट को वाइड पावर दे दी गई है कि वो ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर सकता है कि इस एक्ट के पर्पज़ के लिए और क्या क्या एम्यूनिटी होगी। इतनी तो एम्यूनिटी श्योर है, एक्ट कहता है कि इतनी एम्यूनिटी है, लेकिन और भी एम्यूनिटीज स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम देखते हैं वो है बिल्डिंग। मैं उम्मीद करती हूँ एम्यूनिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है। बिल्डिंग क्या इंक्लूड करेगा, कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर, बनावट, इरेक्शन या पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और इरेक्शन। ठीक है, या तो कोई स्ट्रक्चर या इरेक्शन हो या फिर स्ट्रक्चर और इरेक्शन का कोई पार्ट हो जो कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा हो, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। रेजिडेंशियल माने निवास के लिए, इंडस्ट्रियल औद्योगिक कार्य के लिए, कॉमर्शियल व्यावसायिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वेदर इन एक्चुअल यूज़ और नॉट। देखिए बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर या इरेक्शन या ऐसे पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर या इरेक्शन जिसको कि इंटेंड किया गया है कि इसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये इच्छा है, इंटेंशन है कि इसको बिल्डिंग खड़ी है और बिल्डिंग में ये इंटेंशन है कि कोई स्ट्रक्चर या इरेक्शन खड़ा हुआ है, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर या इरेक्शन भी हो सकता है जिसको कि ये इंटेंशन है, जिसको कि ये सोचा विचारा गया है कि इसमें हम रहेंगे। सपोज करिए कोई अपना घर बनवाता है, स्ट्रक्चर कोई खड़ा करता है, फिर ये उद्देश्य अपने दिमाग में रखता है कि मैं इस घर में रहूँगा या फिर मैं इसको कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये इंटेंशन है, मतलब देखिए या तो ये यूज़ किया जा रहा है या फिर देखिए इंटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर लास्ट में लिखा हुआ वेदर इन एक्चुअल यूज़र और नॉट, चाहे वो एक्चुअल यूज़ में है या नहीं है, लेकिन इंटेंशन है कि इसको इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इसे हम बिल्डिंग की कैटेगरी में, बिल्डिंग के डिफिनेशन में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमें सेक्शन 2B ने बताया कि बिल्डिंग क्या होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। देखिए कोई भी स्टैट्यूट जब हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्लॉज में जो टर्म्स दिए गए हैं उसके हिसाब से ही हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम अपने दिमाग से या अपने तरीके से उसको नहीं इंटरप्रेट कर सकते, क्योंकि स्टैट्यूट ने बना रखा है और स्टैट्यूट ने बता रखा है, तो हमें उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं वो है बिल्डिंग ऑपरेशन। बिल्डिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है, इसके बारे में 2C ने हमें बताया है कि बिल्डिंग ऑपरेशन क्या क्या इंक्लूड करता है। रीबिल्डिंग, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन ऑफ और एडिशन टू बिल्डिंग ऑपरेशन नॉर्मली अंडरटेकन इन कनेक्शन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग ऑपरेशन में कोई रीबिल्डिंग, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन
कोई रीबिल्डिंग ऑपरेशन, मतलब रीबिल्डिंग, आप अगर बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें आप रीबिल्डिंग मतलब तोड़ के फिर से बनाना, वो भी इंक्लूड हो जाएगा बिल्डिंग ऑपरेशन में। या फिर कोई आप स्ट्रक्चर अल्टरेशन कर रहे हैं, सपोज करिए आपने घर बनवाया था और उसमें आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई तो आपने उसको अल्टर करना चाहते हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी बिल्डिंग ऑपरेशन में आ जाएगा। फिर कोई एडिशन, कोई सपोज करिए आपकी बिल्डिंग में 2 ही कमरे थे, आपने एक कमरा आपको और बनाना है, तो उसको बोलेंगे आप एडिशन, कि आपने उस बिल्डिंग में एडिशन कर दिया, तो ये भी बिल्डिंग ऑपरेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। और बिल्डिंग ऑपरेशन नॉर्मली अंडरटेकन इन कनेक्शन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और जो भी बिल्डिंग ऑपरेशन, जब भी आप घर बनाते हैं तो जो भी बिल्डिंग ऑपरेशन होती है वो तो होगी ही होगी। तो बिल्डिंग ऑपरेशन ने हमें इतनी डेफिनेशन बताई। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिल्डिंग ऑपरेशन को आप समझ चुके होंगे कि बिल्डिंग ऑपरेशन में रीबिल्डिंग ऑपरेशन भी आता है, कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन कर रहे हैं वो भी आता है, कोई एडिशन कर रहे हैं तो भी आता है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जाएंगी। या और फिर जो बिल्डिंग ऑपरेशन नॉर्मली होता है किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी बिल्डिंग ऑपरेशन में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनीशन, हमने 2A, B, C देख लिया, अब हम नेक्स्ट डेफिनीशन जो देखते हैं वो है टू इरेक्ट अ बिल्डिंग। इरेक्ट अ बिल्डिंग, 2I, इसका मतलब क्या होता है? टू इरेक्ट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग को खड़ा करना। अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखें तो टू इरेक्ट अ बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग को खड़ा करना। ठीक है। तो इसमें क्या, अगर आप एक्ट के हिसाब से देखेंगे तो टू इरेक्ट अ बिल्डिंग मतलब क्या, आइए देखते हैं। टू इरेक्ट अ बिल्डिंग मतलब क्या? सबसे पहले एनी मटेरियल अल्टरेशन और इनलार्जमेंट ऑफ एनी बिल्डिंग। ठीक है। कोई बिल्डिंग में कोई मटेरियल अल्टरेशन करनी है या फिर आपको बिल्डिंग को बड़ा करना है, इनलार्ज करना है, तो वो भी बिल्डिंग और टू इरेक्ट अ बिल्डिंग में आ जाएगा। ठीक। और फिर द कन्वर्जन बाय स्ट्रक्चरल अल्टरेशन ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है। देखिए, सबसे पहले कोई आप मटेरियल टू इरेक्ट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब इसका नॉर्मल पर्लेंस में हम देखते हैं तो टू इरेक्ट अ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग को खड़ा करना। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? एनी मटेरियल अल्टरेशन और इनलार्जमेंट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में कोई मटेरियल अल्टरेशन करना या फिर बिल्डिंग को इनलार्ज करना। ठीक। और उस बिल्डिंग को कन्वर्जन करना, कन्वर्जन बाय स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन के थ्रू कन्वर्जन करना। कैसे कन्वर्जन करना? कोई भी बिल्डिंग जो कि पहले कंस्ट्रक्ट नहीं की गई थी ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, उनको ह्यूमन हैबिटेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है। सबसे पहले आपने मटेरियली अल्टर किया उसको या फिर बिल्डिंग को इनलार्ज किया, तो आप कहेंगे कि आप बिल्डिंग टू इरेक्ट बिल्डिंग आप कर रहे हैं। ठीक है। 2I, टू इरेक्ट बिल्डिंग आप कर रहे हैं। या फिर आपने कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया? कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि पहले ह्यूमन हैबिटेशन यानी स्थायी एक मनुष्य के रहने के लिए एक बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी और आपने उस बिल्डिंग को मनुष्य के रहने के लिए बना दिया, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बना दिया गया, तो आप बोलेंगे कि आपने बिल्डिंग को इरेक्ट किया है। ठीक है। into more than one place for human habitation of a building originally constructed as such one place, मतलब एक बिल्डिंग जो कि एक इंसान के लिए रहने के लिए बनाई गई थी, एक प्लेस पे रहने के लिए बनाई गई थी, उसको आपने दो कर दिया। ठीक है। एक प्लेस के लिए बनाई गई थी और आपने उसको 2 प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और या फिर 2 या 2 से अधिक कर दिया, जबकि एक प्लेस के लिए एक या एक से अधिक प्लेस के लिए बनाई गई थी, आपने उससे अधिक कर दिया। सिंपली इसका मतलब है कि अगर एक था और उसको आपने 2 कर दिया, एक ह्यूमन हैबिटेशन के लिए था उसको आपने 2 कर दिया, अगर 2 था तो आपने 4 कर दिया, तो इसको कहेंगे कि टू इरेक्ट अ बिल्डिंग। ठीक। सबसे पहले आपने मटेरियल अल्टरेशन किया, दूसरी बार आपने कन्वर्ट किया एक ऐसी बिल्डिंग जो कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए नहीं थी, उसको आपने ह्यूमन हैबिटेशन में कन्वर्ट कर दिया। या फिर एक ऐसी बिल्डिंग जो कि एक इंसान के रहने के लिए थी, आपने 2 इंसान के रहने के लिए बना दी। 2 इंसान के लिए रहने के लिए थी तो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया 4 इंसान के रहने के लिए, तो आप कहेंगे आपने कन्वर्ट किया। ये दूसरे पॉइंट के अंदर ये जो ये ABC है, ये इसके सब क्लॉजेज हैं जो कि आपको बताते हैं। आप जब भी पढ़िएगा, आप अपना स्टैचूट लेके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। और फिर हम देखते हैं टू इरेक्ट अ बिल्डिंग में आता है सच अल्टरेशन ऑफ अ बिल्डिंग एज इफेक्ट एंड अल्टरेशन ऑफ इट्स ड्रेनेज और सैनिटरी अरेंजमेंट और मटेरियली अफेक्टेड सिक्योरिटी। या फिर आप बिल्डिंग में ऐसा अल्टरेशन कर रहे हैं कि उसकी ड्रेनेज मतलब निकासी, जो जहाँ से जल की निकासी होती है, ठीक है, ड्रेनेज को, या फिर उसकी सैनिटरी अरेंजमेंट को, या फिर उसकी सिक्योरिटी को आप चेंज कर रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आपने बिल्डिंग को इरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और या फिर आप बिल्डिंग में कोई एडिशन कर रहे हैं, किसी रूम का, किसी बिल्डिंग का, हाउस का, या फिर कोई और स्ट्रक्चर उसमें ऐड कर रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि 2I में आपने इरेक्ट की है बिल्डिंग। फिर ठीक है। फिर या फिर आपने बिल्डिंग के पास कोई वॉल बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया किसी वॉल का जो कि स्ट्रीट के पास थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये सारी चीज़ों में आपको कहा जाएगा कि आपने बिल्डिंग को इरेक्ट किया। ठीक है। टू इरेक्ट अ बिल्डिंग, 2I, इस डिफिनीशन को हमने देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आप एक बार स्टैचूट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है चैप्टर 2, द डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है।
तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि डेवलपमेंट एरियाज़ को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि सपोज़ करिए एक मतलब स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कोई एरिया है, उसको क्या करना है, हमें उसको डेवलप करना है। सपोज़ करिए विलेज एरिया है, एकदम पिछड़ा हुआ इलाका है और उसे हमें अर्बन एरिया में कन्वर्ट करना है, उसका डेवलपमेंट करना है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम उस एरिया को डेवलप करेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में कोई एरिया है जो कि ये सेक्शन 3 हमें बताता है कि एक एरिया को डेवलपमेंट एरिया कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। सबसे पहले अगर आपको किसी रीजन को डेवलप करना है तो आपको उस रीजन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको ये घोषित करना पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट एरिया है, तभी वहाँ पे डेवलपमेंट कार्य स्टार्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट एरिया का डिक्लेरेशन कैसे होगा ये हमें सेक्शन 3 बताता है कि डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरिया। तो डिक्लेरेशन कौन करेगा? सबसे सही बात है, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में कोई भी एरिया स्टेट के अंदर ऐसा है जिसको कि डेवलप करना है प्लान के हिसाब से, आप ऐसे ही किसी चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको प्लान के मुताबिक ही करना पड़ता है। आप किसी काम को कर रहे हैं तो प्लान को ही फॉलो करना पड़ता है। तो उसी तरीके से किसी एरिया को डेवलप करना है तो आपको प्लान के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एरिया ऐसा है स्टेट में जिसका कि डेवलपमेंट करना है प्लान के हिसाब से, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑफिशियल गैजेट में, देखिए कोई भी काम होगा तो उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। तो नोटिफाई मतलब सूचना देना कि ये एरिया क्या करेगी? नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में और ये डिक्लेयर करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी और ये डिक्लेयर करेगी कि ये एरिया अब एक डेवलपमेंट एरिया है। तो इस तरीके से अब ये एरिया डेवलपमेंट एरिया हो गया और डेवलपमेंट एरिया में डेवलपमेंट के सारे कार्य अब किए जाएंगे, जो कि अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।